जय श्री कृष्ण यार सबको। डे 23 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं यार। चलो तो इंट्रोडक्शन। इन चैप्टर 1 ऑल चार्जेस वेदर फ्री और बाउंड वर कंसिडर्ड टू बी एट रेस्ट। चार्जेस इन मोशन कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ईच करंट such currents occur naturally in many situations. Lightning is one such phenomenon in which charges flow from the clouds to the earth through the atmosphere, sometimes with disastrous results. The flow of charges in lightning is not steady, but in our everyday life we see many devices where charges flow in a steady manner, like water flowing smoothly in a river. A torch and a cell-driven clock are examples of such devices. In the present chapter, we shall study some of the basic laws concerning steady electric current. तो ये बेसिकली यहाँ पर हम लोग चार्जेस इन मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप बोल सकते हो डायनेमिक्स, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग की यहाँ पर होगी। चलो यार, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से कि भाई करंट क्या होता है। बचपन में पढ़ा था बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट होता है। अगर चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो ऑब्वियसली वो कुछ टाइम पीरियड में जाएगा। तो अगर चार्ज की वैल्यू को टाइम से डिवाइड कर दूँ तो करंट आ जाता है। ये चीज़ हमें पता है, ये हम लोग ने बचपन में पढ़ा था। अब थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि क्या हो रहा है। So imagine a small area held normal to the direction of flow of charge. एक छोटू सा एरिया लो, ठीक है, हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, ऐसा एरिया जो नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज ऐसे जा रहा है तो आपने चीज़ ली है नॉर्मल, ठीक है, परपेंडिकुलर। बोथ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस में फ्लो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अक्रॉस द एरिया। तो अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं तो लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर फॉग की बॉटल पड़ी है। अगर तुम खुद सोचो बेटा, मैंने पार्टिकल को ऐसे, मतलब एक चीज़ को ऐसे पकड़ा है और आगे पीछे बैक फोर्थ बैक फोर्थ बैक फोर्थ बैक फोर्थ जाते रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि मैंने नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये है बेटा। सो बैक फोर्थ बैक फोर्थ बैक फोर्थ बैक फोर्थ बैक फोर्थ बैक फोर्थ, ठीक है। सो may flow forward and backward across the area in a given time interval t. Let q plus be the net amount, that is forward minus backward, ठीक है, of positive charge that flows in the forward direction across the area. Similarly, let q minus be the net amount of negative charge flowing across the area in the forward direction. The net amount of the charge flowing across the area in the forward direction in the time interval t then is q is equal to q plus minus q minus. This is proportional to t for steady current, and the quotient I is equal to q by t is defined to be the current across the area in the forward direction. If it turn out to be negative number, it implies a current in the backward direction. तो I का बेसिकली बेटा प्लस माइनस से क्या मुझे पता लगता है कि I अगर प्लस है इसका मतलब करंट का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में हम लोग सोच रहे थे उसी डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर करंट का डायरेक्शन माइनस है तो भाई सिंपल सी बात है, आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है। बट यार करंट तो वेक्टर नहीं होता, तो क्यों इसका डायरेक्शन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं? इसके बारे में अगर किसी को जानकारी हो तो प्लीज़ बताना। अगर आप लोग ने क्लास 11th में वेक्टर स्केलर्स के अलावा भी कोई क्वांटिटी पढ़ी थी, ठीक है, और सूडो वर्ड पढ़ा था, ठीक है, सूडो, ठीक है, बहुत आप लोग ने अगर याद हो सूडो फोर्स करते रहते थे। अगर थोड़ी बहुत भी चीज़ याद है तो इसके बारे में ज़रूर कमेंट करना कि करंट एक्चुअली में है क्या, ठीक है। चलो, एंड उसके बारे में कभी डिटेल में और भी कभी बताऊंगा जब राज खोलने होंगे करंट के बारे में, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं यार। करंट्स आर नॉट ऑलवेज स्टेडी एंड हेंस मोर जनरली वी डिफाइन द करंट एज फॉलोज। लेट डेल्टा क्यू बी द नेट चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी, that is between time t and t plus delta t. Then the current at time t across the cross section of the conductor is defined as the value of the ratio of delta q to delta t in the limit of delta t tending to 0, ठीक है।
तो बेसिकली लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी आप लोग का आई होता है, ये आप लोग की डेफिनेशन है. इन एसआई यूनिट्स द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. हम लोग को ये चीज़ पता है. एन एम्पियर इज डिफाइंड थ्रू मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट्स दैट वी विल स्टडी इन द फॉलोइंग चैप्टर. तो अगर किसी ने ये ड्रॉपर होगा तो ऑब्वियसली उसको ये चीज़ पता ही होगी. ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ से हम लोग 1 एम्पियर करंट के बारे में बात करते हैं, बायट-सेविट्स लॉ का जो दूसरा वर्जन है. ठीक है, एन एम्पियर इज टिपिकली द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट्स इन डोमेस्टिक अप्लायंसेज. एन एवरेज लाइटिंग कैरीज करंट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर एंड एट द अदर एक्सट्रीम करंट्स इन आर नर्व्स आर एट माइक्रो एम्पियर्स. ठीक है, चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर. आज ईएमएफ से पहले का ख़त्म कर लेंगे यार इसके अंदर, चाहे तो छोटा सा ही लेक्चर बने बट मुझे आज उतना ख़त्म करवाना है. एंड सोच रहा हूँ कुछ पीवाईक्यू साइड बाय साइड करवा लूँ, या फिर डीसी को साथ. मैं यही सोच रहा हूँ कि दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड ही एक साथ ही ख़त्म करवा लूँ, वो ज़्यादा बेटर है. ठीक है, an electric charge will experience a force if an electric field is applied. If it is free to move, it will thus move contributing to a current. तो यहाँ पर बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोल दी गई है. अगर आप लोग ने इलेक्ट्रिक चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, तो हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, यहाँ पर अगर चार्ज रखा है तो क्यू ई की वजह से वो आप लोग का, अगर पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो क्यू ई की वजह से वो इसी डायरेक्शन में जाता जाएगा. ठीक है, इफ़ इट इज़ फ्री टू मूव, अगर आप उसको मूव करने के लिए इजाज़त दोगे, अगर आप लोग कोई एक्सटर्नल फोर्सेस को रोक नहीं रहे जो हम लोग ने चैप्टर 1 में पढ़ा था, तो इसका मतलब आप आराम से करंट को कॉन्स्टिट्यूट करवा सकते हो, क्योंकि ये गिवन चार्ज एक डायरेक्शन में जा रहा है और इन अ गिवन टाइम पीरियड, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी. इन नेचर फ्री चार्ज पार्टिकल्स डू एग्जिस्ट लाइक इन अपर स्ट्रेट ऑफ एटमॉस्फेयर कॉल्ड द आयनोस्फेयर. हाउएवर इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई आर बाउंड टू ईच अदर एंड आर दस नॉट फ्री टू मूव. बल्क मैटर इज मेड अप ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स. अ ग्राम ऑफ वाटर फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने बात की थी 10⁻22 मॉलिक्यूल्स. दीज मॉलिक्यूल्स आर सो क्लोजली पैक्ड दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर नो लॉन्गर attached to individual nuclei. In some materials, the electron will still be bound, that is, they will not accelerate even if an electric field is applied. In other material, notably metals, some of the electrons are practically free to move within the bulk material. These materials, generally called conductors, develop electric currents in them when an electric field is applied. तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग को पता है, कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. चैप्टर 1 चैप्टर 2 पूरा देख चुके हैं, चाट चुके हैं इसके बारे में. और हमें पता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स आप लोग के मूव करेंगे, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा. तो यहाँ तक अभी तक कुछ ऐसा खास नहीं है बेटा. ठीक है, इस पर जो प्रूफ आते हैं वो बेटा प्रूफ आप लोग के डायरेक्टली उसके अंदर आते हैं, क्या बोलते हैं हम अपने, क्या है वो, बोर्ड्स के अंदर भी इसका जो प्रूफ आता है वो आता ही है बेटा. तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है. If we consider solid conductors, then of course the atoms are tightly bound to each other so that the current is carried by the negatively charged electron. There are, however, other types of conductors like electrolytic solutions where positive and negative charges both can move. In our discussion, we will focus only on solid conductors, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में ही बात करने वाले हैं. नेगेटिव जो चार्ज होते हैं, जो फ्री टू मूव होते हैं कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन, उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे. So that the current is carried by the negatively charged electrons in the background of fixed positive ions. Consider first the case when no electric field is present. The electrons will be moving due to thermal motion during which they collide with the fixed ions. An electron colliding with an ion emerges with the same speed as before the collision. तो यहाँ पर बेटा 2-3 चीज़ें हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा पॉज लेकर के समझनी है सबसे पहले, और वो क्या समझनी है उसको थोड़ा ध्यान में देना. ठीक है, तो हम लोग को बेसिकली समझना है बेटा, एक पहला केस है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हो रही. जब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हो रही तो जो मेरा इलेक्ट्रॉन है क्या वो एक ही जगह बैठा रहता है? नहीं बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है तो कहीं ना कहीं तो मूव कर ही रहा होगा. अब वो क्यों मूव कर रहा होता है, सबसे पहले वो सोचते हैं. मूव करने के लिए कोई ना कोई चीज़, कोई एनर्जी तो चाहिए, सिंपल सी बात है. अब वो एनर्जी इसको कहाँ से मिल रही होगी? ये खाना तो खाता नहीं है, तो एनर्जी वहाँ से तो मिल नहीं रही होगी, कहीं और से इसको मिल रही है भाई, गर्मी से. ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं बेटा थर्मल वेलोसिटी की. ठीक, तो कहीं पर भी गर्मी है तो हम लोग को पता है भाई, सिंपल सी बात है, अगर तेरे को आज मैं एक चूल्हा रखूँ गैस पर और तेरे पिछवाड़े को वहाँ पर जला दूँ तो भाई तू उठ करके भागेगा नहीं क्या? सही बात है कि नहीं? तो बस वैसे ही बेटा सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी यही चीज़ होती है. द इलेक्ट्रॉन्स
will be moving due to thermal motion during which they collide with the fixed ions. तो fixed ions जो उनके है उससे ओए ओए ऐसे करके बेटा टकराते रहेंगे, ठीक है। जैसे जैसे ये लोग टकराते रहेंगे अब चीज़ें क्या होती रहेंगी वो ध्यान से देखना। एन इलेक्ट्रॉन कोलाइडिंग विद एन आयन इमर्जेस विद द सेम स्पीड एज बिफोर द कोलिजन, हाउएवर द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन इज कंप्लीटली रैंडम। तो जो मैंने किया, पहले मैं इतनी ही स्पीड से आगे बढ़ रहा था, फिर मैं इतनी ही स्पीड से पीछे गया, फिर मैं इधर टकराया, फिर मैं इधर गया, फिर मैं जैसे बेटा एक बंदा पी करके ढुल हो जाता है वैसे ही ये सब हो रहा है। At a given time, there is no preferential direction for the velocity of the electron. Thus, on the average, अगर आप लोग एवरेज वेलोसिटी लेते हो सारे इलेक्ट्रॉन्स की, तो हम लोग बेटा उसको जीरो ले लेते हैं। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी, इसको थर्मल वेलोसिटी नाम देते हैं बिकॉज थर्मल मोशन की वजह से ये सब हो रहा है। तो थर्मल वेलोसिटी हम लोग जीरो लेते हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने देखा एक पार्टिकल ऐसे करके ऐसे जा रहा है, ऐसे करके ऐसे जाएगा दूसरा पार्टिकल। तो एवरेज जब मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्शन कैंसिल आउट होंगे जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो एवरेज जब मैं ले रहा हूँ तो आंसर आप लोग जीरो कंसिडर करोगे। Thus, on the average, the number of electrons traveling in any direction will be equal to the number of electrons traveling in the opposite direction. So, there will be no net current. इसलिए बेटा जब आप लोग की वायर अकेली ऐसे लूज पड़ी होती है तो भाई करंट उसमें से प्रोड्यूस नहीं होता है। समझ आ गई बात, ठीक है। Let us now see what happens to such a piece of conductor if an electric field is applied. To focus our thoughts, imagine the conductor in the shape of a cylinder of radius r. ठीक, suppose we now take two thin circular discs of a dielectric of the same radius and put positive charge plus q distributed over one disc and similarly minus q at the other disc. ठीक है, तो प्लस क्यू आपने इधर रख दिया, माइनस क्यू आपने इधर रख दिया। वी अटैच द टू डिस्क ऑन द टू फ्लैट सर्फेसेज ऑफ द सिलेंडर। An electric field will be created and is directed from the positive towards the negative charge. The electron will be accelerated due to this field towards plus q. They will thus move to neutralize the charges. इसको थोड़ा धीरे पढ़ता हूँ मैं, एकदम से बेल बज रही है, मेरा ध्यान पूरा भटक गया, ठीक है। ये कहना क्या चाह रहा था, तो प्लस क्यू दिया माइनस क्यू दिया, बेसिकली प्लेट्स रख दी। अब प्लस क्यू से माइनस क्यू अगर मैंने दे दी, मैंने एक डाइलेक्ट्रिक रखा जिसकी वजह से एक प्लस क्यू इधर है एक माइनस क्यू इधर है, तो प्लस क्यू से माइनस क्यू बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। समझ में आती है ये बात, हाँ ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। अब क्या हुआ बेटा, वी अटैच द टू डिस्क ऑन द टू फ्लैट सर्फेस ऑफ द सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी क्रिएटेड एंड इज डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव। हाँ ठीक है, ये बात हम लोग को समझ में आती है। द इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेलरेटेड ड्यू टू दिस फील्ड टुवर्ड्स प्लस क्यू, दे विल दस मूव टू न्यूट्रलाइज द चार्जेस। दस the electrons, as long as they are moving, will constitute an electric current. Hence, in the situation considered, there will be a current for a very short while and no current thereafter. तो थोड़े टाइम के लिए करंट होगा, उसके बाद करंट नहीं होगा। बस बेसिकली बेटा ये कहना क्या चाहता है, कहना ये चाहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग की जनरेट हुई। अब जितने भी नेगेटिव आप लोग के फ्री आप लोग के इलेक्ट्रॉन्स है वो आप लोग के इस डायरेक्शन में जाने लगेंगे बेटा, ठीक है। इस डायरेक्शन में जाएंगे सो दैट जितने भी आप लोग के पॉजिटिव से नेगेटिव आप लोग के मूव कर रहे हैं चार्जेस, उनको ये काउंटर बैलेंस करने के लिए नेगेटिव वाला उस तरफ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। सो चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू पुट एट द एंड्स ऑफ अ मेटालिक सिलेंडर, द इलेक्ट्रॉन विल ड्रिफ्ट because of the electric field created to neutralize the charges. The current thus will stop after a while unless the charges plus q and minus q are continuously replenished. तो एक टाइम ऐसा आएगा कि प्लस क्यू से माइनस क्यू जितने भी चार्जेस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यार खुद सोचो, आपने बस बेसिकली चार्ज दे दिया। अब चार्ज आपस में ऐसा भागेंगे कि वो लोग आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। जैसे ही वो लोग न्यूट्रलाइज कर देंगे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो सब खत्म। तो बेसिकली एक मोमेंटरीली टाइम के लिए चीज़ें प्रोड्यूस होंगी। मोमेंटरीली टाइम मतलब वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम के लिए चीज़ें प्रोड्यूस होगी, ठीक है। क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब बात हम लोग को ध्यान में ये रखना है बेटा इसके अंदर, ठीक है, ध्यान में अपने को ये रखना है इसके अंदर कि हाँ, तो बेसिकली ये ध्यान में रखना है अपने को कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आप लोग के मूव करेंगे। अब वो कैसे मूव करें, अब खुद सोचो। मैं पहले आराम से मस्त बैठा हुआ था, ठीक है। अब एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो मुझे धक्का लगा और जैसे ही मैं u से v जाऊंगा, वेर u इज 0 v इज समथिंग,
बेटा मैं एक्सेलरेट करूँगा, मैं क्या करूँगा, एक्सेलरेट करूँगा। एंड जब भी आप एक्सेलरेट करते हो फ्रॉम 0 टू v, u इज इक्वल टू 0 से v अगर आप लोग एक्सेलरेट करते हो, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं बेटा ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ड्रिफ्ट। मुझसे चुटकी नहीं बचती बेटा, ठीक है, ड्रिफ्ट बोलते हैं उसको। समझ में आया, ठीक है। गाड़ी को अगर आपने देखा होगा, अगर आप लोग एकदम से साइकिल को चलाओ और ब्रेक मार दो तो वो टायर के निशान आ जाते हैं, ड्रिफ्टिंग हो जाती है, ठीक है। तो उसी तरीके से बेटा गाड़ी में भी ये चीज़ होती है, तो आप लोग इसको ड्रिफ्ट बोलते हो, ठीक। तो यहाँ पर भी बेटा इसलिए ये वर्ड ड्रिफ्ट का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स विल ड्रिफ्ट। चलो, we can also imagine a mechanism where the ends of the cylinder are supplied with fresh charges to make up for any charge neutralized by electrons moving inside the conductor. In that case, there will be a steady electric field in the body of the conductor. तो ये वाला बेटा बहुत ही important point है. We can also imagine a mechanism where the ends of cylinder are applied with fresh charges to make up for any charge neutralized by the electron moving inside the conductor. मतलब अब आप सप्लाई देते जा रहे हो, मोमेंटरली टाइम के लिए अब कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही, इन दैट केस देयर विल बी अ स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब स्टडी हो गई मतलब स्टडी करंट विल be producing. This will result in a continuous current rather than a current for a short period of time. Mechanism which maintain a steady electric field are cells or batteries that we shall study later. और हम लोग को पता है इसलिए हम लोग पोटेंशियल दे देते हैं बेटा प्लस माइनस, तो प्लस से माइनस आप लोग की चीज़ें जाती है। अच्छा, कमेंट करना है, याद करते हैं, पोटेंशियल की वैल्यू जहाँ पर बढ़ती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वहाँ पर कमेंट डाउन, ठीक है। ओम्स लॉ, a basic law regarding flow of current was discovered by G.S. Ohm in 1828, long before the physical mechanism responsible for flow of currents was discovered. Imagine a conductor through which a current I is flowing and let V be the potential difference between the ends of the conductor. Then Ohm's law states that हम लोग को पता है V is directly proportional to I, V is equal to IR. We're the robo boy, है ना, we're the robo boy, where the constant of proportionality R is called the resistance of the conductor. The SI unit of resistance is Ohm. ये क्लास 10th में बेटा बचपन में पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसको मैं इतना इलेबोरेट करने नहीं वाला। द रेजिस्टेंस R नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द मटेरियल बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन। हम लोग को पता है वो लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है एंड मटेरियल पर डिपेंड करता है, और जो मटेरियल डिपेंडेंसी वाली चीज़ होती है उसको हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। ये भी आप लोग को पता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। याद आ रहा है क्लास 10th? द डिपेंडेंस ऑफ R ऑन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर कैन ईजिली बी डिटरमाइंड एज फॉलोज। कंसिडर कंडक्टर satisfying equation this to be in the form of a slab of length L cross sectional area A. Imagine placing two such identical slabs side by side so that the length of the combination is 2L. The current flowing through the combination is the same as that flowing through either of the slabs. If V is the potential difference across the ends of the first slab, then V is also the potential difference across the ends of the second slab. Since the second slab is identical to the first and the same current I flows through both, the potential difference across the ends of the combination is clearly sum of the potential difference across the two individual slabs and hence equals to V. The current through the combination is I. बाप रे कितनी मेहनत की है ये चीज़ को समझाने के लिए। R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, अब उसको A/2 करोगे तो R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ये आ जाएगा, R इज़ इक्वल टू रो एल बाई ए जाएगा, वे रो इज़ कॉल्ड द रेजिस्टिविटी। मैं इसको बेटा बहुत ही सिंपल टर्म्स में क्लास 10th के बच्चों को समझाता हूँ, ठीक है, खुद सोचना, ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में खुद सोचना। आप बेसिकली यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ चीज़ें यहाँ से आ रही हैं, ठीक है, आप बेसिकली दिमाग लगाओ। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट। एक तरीके से आप ये बोल सकते हो, लेट सपोज मुझे ए डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन जाना है, अगर मैं एक लॉन्गर ट्रैक ले रहा हूँ तो वो भी मेरे लिए एक रुकावट ही है, क्योंकि भाई टाइम ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, जितने टाइम में मुझे पहुंचना था मैं उतने टाइम में पहुंच नहीं रहा, मतलब मेरे लिए तो वो रुकावट के लिए ही आ रहा है। तो खुद सोचो, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रोकना। अगर आपने लेंथ बढ़ा ली तो आपकी रुकावट ज़्यादा हो गई, क्योंकि आप लोग को टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में, तो इसलिए बोलते हैं बेटा लेंथ बढ़ाने से आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब आपने अगर एरिया बढ़ा दिया बेटा तो रुकावट नहीं है, रुकावट के लिए कोई खेद नहीं होगा बेटा। क्यों? क्योंकि खुद सोचो, अगर आप लोग की 2 लेन का रास्ते की जगह 4 लेन का रास्ता हो गया, अब मस्त है, अगर 2 ट्रक यहाँ से जा रहे हैं, आप अपनी गाड़ी यहाँ से फुर करके लेके चले जाओगे,
रुकावट मिली आप लोग को? नहीं मिली। और अगर रुकावट नहीं मिली मतलब एरिया बढ़ाने से मुझे रुकावट नहीं मिलती है, मतलब एरिया बढ़ाने से रुकावट घटती है। ठीक है, तो इसलिए ये लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, एरिया बढ़ाने से रुकावट घटती है। ठीक है, तो ये चीज़ बस आप लोग को ध्यान में रखनी है, ऐसी याद रख लो। बाकी ये पता नहीं वी आई ये इतना दिमाग लगाया, अपन इस चीज़ को बाद में बहुत ही प्यार से समझेंगे, उसकी टेंशन तुम लोग मत लेना। ठीक है, चलो तो ये हो जाता है करंट पर यूनिट एरिया। अच्छा, अब यहाँ से बेटा नई नई चीज़ें चालू हो जाती है जो हम लोग को बेटा दिमाग में लगानी है, यूज़ करनी है। अब बेटा अगर आप लोग ध्यान से देखोगे करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया, ये जो आई बाय ए होता है ना, इसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं। यस, करंट डेंसिटी विच इज़ डिनोटेड बाय जे। तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज ampere per meter square. Further, if E is the magnitude of uniform electric field in the conductor whose length is L, then the potential difference V across its end is EL. Using these, the last equation can be written as, ये आप लोग के पास आ जाएगा। तो इसको बेटा थोड़ा सा ना ध्यान से चीज़ों को आप समझना चालू करते हैं। ठीक है, हम लोग ने बेटा V इज इक्वल टू आई आर होता है, आई आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए लगा दिया, आई इधर पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब ये आई बाय ए को हम लोग क्या डिनोट करते हैं बेटा, जे से डिनोट करते हैं आई बाय ए। तो अब मेरा V इज इक्वल टू जे रो एल बन गया। अब आप लोग बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, V क्या है, पोटेंशियल है। पोटेंशियल क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ठीक है, ये चीज़ हम लोग ने कैपेसिटर में पूरी देखी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में जा रही है और लेंथ ऑफ द कंडक्टर अगर मैं L मान रहा हूँ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर में अगर L मान रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, तो E इंटू एल विल गिव मी जे रो एल। यहाँ से एल एल कैंसिल, E इज इक्वल टू बेटा जे रो यहाँ पर आप लोग के पास आ जाता है, वह रो इज़ द रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। ठीक है, द अबव रिलेशन फॉर मैग्नीट्यूड E एंड जे कैन इंडीड बी कास्ट इन अ वेक्टर फॉर्म। द करंट डेंसिटी, क्योंकि E आप लोग का वो है, ठीक है, करंट डेंसिटी विच वी हैव डिफाइंड एज द करंट थ्रू यूनिट एरिया नॉर्मल टू द करंट इज ऑल्सो डायरेक्टेड अलॉन्ग E एंड इज ऑल्सो अ वेक्टर। ठीक है, दस द लास्ट इक्वेशन कैन बी रिटन एज E इज इक्वल टू जे रो, या फिर J इज इक्वल टू E बाय रो। एंड 1 बाय रो को हम लोग बोलते हैं बेटा कंडक्टिविटी। ठीक है, 1 बाय रो को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्टिविटी। ये अब तुम्हारे लिए कुछ अभी तक नया आया है। E बाय रो इज इक्वल टू आप लोग का J होगा, E इंटू 1 बाय रो इज इक्वल टू आप लोग का J है, E इंटू सिग्मा इज इक्वल टू J है, वेयर सिग्मा इज नोन एज बेटा कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, कंडक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते पब्लिक, कंडक्टिविटी बोलती पब्लिक। ठीक है, एंड कंडक्टिविटी का जो साइन होता है वो बेटा मो होता है, मो मो। ठीक है, ओम का उल्टा मो, क्योंकि ये ओम का नहीं कंडक्टिविटी नहीं, सॉरी, इसका मो नहीं होता, इसका मो नहीं होता। ठीक है, इसका मो नहीं होता, वो दूसरी चीज़ है। ठीक है, is called the conductivity. Ohm's law is often stated in an equivalent form. In addition, in the next section we will try to understand. इसका शायद सीमेंस होता है, एक सेकंड मुझे सर्च करना पड़ेगा। सीमेंस होता है जहाँ तक मुझे याद है। कंडक्टिविटी यूनिट, हाँ सीमेंस पर मीटर। ठीक है ना, इसका वही होता है, सीमेंस पर मीटर होता है। ठीक है, क्या होता है, छोड़ो ना, अपने को मारो गोली इसको। ये सीमेंस अभी हम लोग देखने वाले हैं, किस में, इलेक्ट्रो में। ठीक है, टेंशन मत लो। चलो, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ओरिजिन। तो अब हम लोग का बेटा प्रूफ आएगा, तो हम लोग रेस्ट लेते हैं, पानी वानी पियो, प्रूफ के लिए आ जाओ, क्योंकि अब तुम लोग को लिखना बहुत कुछ है। चलो जी, आ जाओ। ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही सस्ता और टिकाऊ टॉपिक है यार, बहुत मज़े से हो जाएगा ये सॉल्व। एज रिमार्क्ड बिफोर, द इलेक्ट्रॉन विल सफर कोलिजन विद द हैवी फिक्स्ड आयंस, बट आफ्टर कोलिजन इट विल इमर्ज विद द सेम स्पीड बट इन रैंडम डायरेक्शन। इफ वी कंसिडर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, their average velocity will be 0 since their direction are random. Thus, if there are n electrons and the velocity of the ith electron at a given time is vi, then summation of vi is 0. तो मैं इसको दूसरे टर्म्स में अभी पूरा लिख के बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं बेटा।
Consider now the situation when an electric field is present. Electrons will be accelerated due to the field by this. ये कैसे आया वो भी देखेंगे. Where minus e is the charge and m is the mass of an electron. Consider again the ith electron at a given time t. This electron would have had its last collision some time before t, and let ti be the time elapsed after its last collision. If vi was its velocity immediately after the last collision, then its velocity vi at time t is equal to, since starting with its last collision it was accelerated with an acceleration given by this, the average velocity of the electron at time t is the average of the vi's. The average of vi's is 0, since immediately after any collision the direction of the velocity of an electron is completely random. इतना सब कुछ इधर लिखा हुआ है ना, इतना गंदा लिखा हुआ है. The collision of the electrons do not occur at regular interval but at random times. Let us denote the average time as tau between the successive collision. Then at a given time some of the electrons would have spent time more than tau, some less than tau. In other words, the time ti in will be less than tau for some and for tau as more than tau. The average time then is tau, that is relaxation time. Thus averaging over the n electrons at any given time will give me this. This last result is surprising. It tells us that the electrons move with an average velocity which is independent of time, although electrons are accelerated. This is the phenomenon of drift and the velocity vd is called the drift velocity. तो ये drift velocity के बेटा जो proof है इसको मैं थोड़ा सा ध्यान से एक एक चीज़ करके बताऊंगा, उसको थोड़ा सा ध्यान देना बेटा इधर. ठीक है, चलो. लेट सपोज बेटा ये आप लोग का एक कंडक्टर है. ठीक है, यहाँ पर आप लोग का एक कंडक्टर है. अब शुरुआत में इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. शुरुआत में इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. तो अभी हमने क्या पढ़ा था, इसके पास क्या होगी बेटा, थर्मल वेलोसिटी होगी. क्या होगी, थर्मल वेलोसिटी. लेट थर्मल वेलोसिटी बी यू. हम लोग यू से डिनोट करेंगे थर्मल वेलोसिटी को, क्योंकि वो इनिशियल हो गई ना. एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी होती है. तो वैसे ही जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं है तो टाइम टी इज इक्वल टू 0 मान लो, जहाँ पर थर्मल वेलोसिटी है. ठीक है, अगर आप लोग के पास थर्मल वेलोसिटी है तो अब समझो आप लोग को पता है एवरेज थर्मल वेलोसिटी यू एवरेज, क्योंकि वेलोसिटी बेटा वेक्टर होगी, यू एवरेज विल बी इक्वल टू, लेट सपोज बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, अनगिनत इलेक्ट्रॉन्स है. लेट सपोज अगर आप लोग 10, अनगिनत की जगह अगर आप लोग 10 मान रहे हो, तो आप क्या करोगे, सबके इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो थर्मल वेलोसिटी होगी उसको ऐड डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो आंसर आ जाएगा. ठीक है, अब टिल U10 अगर ऐड करोगे तो. लेकिन बेटा हमें तो यहाँ पर पता है कि भाई बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, हमें तो पता है कि बहुत सारे हैं. तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, ऐसे अप टिल UN तक लिख देंगे चीज़ों को, और होल डिवाइडेड बाय इस n को तुम लोग कैपिटल N डाल दो. और हम लोग को पता है जो हमारी एवरेज थर्मल वेलोसिटी आती है वो 0 आती है. समझ में आ गई बात. तो ये आप लोग के लिए बेटा सबसे पहली चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, वो आप लोग की ये आ गई. ठीक, अब हम लोग बेटा नए पार्ट पर चलते हैं, और वो नए पार्ट पर बेसिकली कुछ ऐसा है. क्या, अब बेटा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दी. ठीक है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्यों है, 0 क्यों है, हम लोग ने बात की थी. रैंडम मोशन होंगे, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, डायरेक्शन ऑपोजिट में होगी, तो वेलोसिटी क्योंकि डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है, तो एवरेज वैल्यू लेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा. ठीक है, अब हम लोग ने बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी. जैसे ही बेटा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का एप्लीकेशन किया, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, बेटा जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था. ठीक है, अगर ये आप लोग का एक इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा किस डायरेक्शन में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस डायरेक्शन में जा रही है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन. सो इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या होगा बेटा, इस डायरेक्शन में. इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या होगा बेटा, इस डायरेक्शन में. तो फोर्स विल बी इक्वल टू बेटा माइनस QE. ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, हेंस फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस QE बेटा. ठीक है, अच्छा फोर्स क्या होता है बेटा, MA होता है. फोर्स क्या होता है बेटा, MA होता है.
ठीक है, अगर बेटा फोर्स आप लोग का ma होता है तो यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ, a वेक्टर आ गया आप लोग का माइनस क्यू ई वेक्टर डिवाइडेड बाय m। हर चीज़ वेक्टर में रखेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? बहुत ही प्यार से, ठीक है, बहुत ही प्यार से, ठीक। अच्छा जी, अब बेटा लेट सपोज उसकी वजह से क्या हुआ कि ऑब्वियसली जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट करने लगेंगे, तो हम हर इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी को कोई नंबर दे देते हैं। तो पहले वाले का v1, दूसरे वाले का v2, सारे वेक्टर्स है। इन सब की बेटा जो एवरेज, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, इन सब की जब मैं बेटा एवरेज गिनूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो एवरेज वेलोसिटी जिससे ये सब लोग क्या करते हैं, बुज़ जुम करके आगे बढ़ते हैं या पीछे बढ़ते हैं एज पर द डायरेक्शन, ठीक है। एकदम से उन पर जब फोर्स लगता है तो वो लोग जो मूव करते हैं उसको बोलते हैं बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एवरेज आप लोग के पास आ गया एवरेज वेलोसिटी जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गई। अब बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गई तो सिंपल सी बात है, वापस कोलिजन आप लोग के शुरू हो जाएंगे। तो कोलिजन आप लोग के शुरू हो जाएंगे तो आप लोग को हर उसके लिए आप लोग को एक एक टाइम मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, v1 को लेट सपोज जो आप लोग का पहला इलेक्ट्रॉन है उसको t1 टाइम मिलेगा, वो t2 टाइम में अपना कोलिजन करके वापस आएगा। जो भी आप लोग ऐसे ऐसे देखते जाओगे, इसको t3 टाइम लगेगा, ठीक है। तो वही आप लोग की यहाँ पर देखो एक लाइन लिखी है जो आप लोग को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली समझनी है, और वो ये है, ये वाली लाइन, ये देखो, लेट अस एवरेज टाइम भूल जाओ, ये देखो, is the charge and m is the mass. Consider again the ith electron at a given time t. This electron would have had its last collision some time before t and let ti be the time elapsed after its last collision. तो लास्ट कोलिजन होने के बाद, लास्ट कोलिजन तो थर्मल की वजह से जो कोलिजन होते हैं उसके लास्ट कोलिजन होने के बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने अप्लाई करी तो उसका लास्ट कोलिजन होने के बाद उसको बेसिकली टोटल टाइम कितना लगा, चीज़ों को ख़त्म होने में t टाइम लगा। पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए t1 टाइम हुआ, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए t2 टाइम हुआ, तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए t3 टाइम हुआ। तो बेसिकली ये वो टाइम है जिसके बाद बेटा चीज़ें आप लोग की ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। लास्ट धक्का लगने के बाद जो अब वो टाइम से चीज़ें चल रहा है, जब तक वो चल रहा है उसको हम लोग ने टाइम डिनोट कर दिया है t1, t2, t3 अप टिल tn, ठीक है। तो अब आप लोग खुद सोचो, अगर मैं बात करूं v1 की यूजिंग लॉज ऑफ मोशन, सॉरी न्यूटन्स इक्वेशंस, ठीक है। आप लोग के मोशन के जो इक्वेशंस है, इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं यूज़ करूं तो v1 इज इक्वल टू बेटा u1 प्लस at1, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बात कर रहे हैं ना, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। v2 की बात करें, u2 प्लस, ठीक है। ऐसे ही अब बेटा आप लोग का vn तक जाएगा, आंसर हो जाएगा un प्लस atn, ठीक है। अब बेटा अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो मेरा कुछ इस प्रकार बनेगा, v1 प्लस v2 अप टिल vn इज इक्वल टू u1 प्लस u2 अप टिल un प्लस a वेक्टर इनटू सम ऑफ ऑल द टाइम्स फॉर द, जब वो लोग इलैप्स हो गए, ठीक है। अगर मैं पूरे को कैपिटल N से डिवाइड कर दूं, हर पार्ट को कैपिटल N से डिवाइड कर दूं, तो ये पार्ट बेटा एवरेज थर्मल वेलोसिटी बन गया जो कि 0 होता है, ठीक है। ये पार्ट आप लोग का बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन गया, और ये पार्ट हम लोग ने बेटा एक नया नाम दिया है जो कि होता है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अभी इसकी डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम लोग बेटा डिनोट करते हैं टाउ से। किससे डिनोट करते हैं? टाउ से। तो हमारे पास बेटा फाइनल रिजल्ट आकर के बैठा vd इज इक्वल टू, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ से बेटा a की वैल्यू जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस क्यू ई
डिवाइडेड बाय एम टाउ। बहुत जगह आप लोग को क्यू की जगह ई लिखा हुआ होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई से ही डिनोट करते हैं, तो आप लोग को माइनस ई टाउ बाय एम, ये आप लोग की बेटा वी डी आ गई वेक्टर के फॉर्मेट में। अगर आप लोग इसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज देख रहे हो तो ई टाउ बाय, जब आप लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज देख रहे हो तो ये चीज़ आप लोग को दिमाग में रखनी है। ये आप लोग का प्रूफ है। इसके अंदर बेटा आप लोग के लिए दो डेफिनेशंस है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो डेफिनेशन जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ लेट अस डिनोट द टाउ द एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। तो टाउ क्या होता है? एक एवरेज टाइम, जितना भी टाइम आप लोग का टेकन हो रहा है उसका एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन हम लोग टाउ लेते हैं, ठीक है। देन एट अ गिवन टाइम सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव स्पेंट टाइम मोर देन दिस, टाइम मोर देन दिस, लेस देन दिस, ठीक है। द एवरेज वैल्यू ऑफ टाउ नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम हो गया इसका मतलब, ठीक। तो दिस इज द phenomenon ऑफ ड्रिफ्ट एंड द वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बिकॉज ऑफ द ड्रिफ्ट देयर विल बी नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्जेस अक्रॉस एनी एरिया परपेंडिकुलर टू ई। कंसिडर अ प्लेनर एरिया ए located inside the conductor such that the normal to the area is parallel to E. Then because of the drift in an infinitesimally small amount of time delta t, all electrons to the left of the area at distances up to Vd delta t would have crossed the area. If n is the number of free electrons per unit volume in the metal, then there are n delta t Vda such electrons. Since each electron carries a charge, the total charge transported across this area A to the right in time t is this. E is directed towards the left and hence the total charge transported along E across the area is negative of this. The amount of charge crossing the area A in time delta t is given by this, where I is the magnitude, substituting the value of Vd। तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी बेटा। ये सारी चीज़ें की जगह आप लोग बस इसको थोड़ा सा और हम लोग बेसिक टर्म्स में समझेंगे। क्या आप लोग के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, जैसे ही बेटा इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है वो एक सर्टेन उसकी स्पीड जो है, जो हम लोग ने ड्रिफ्ट की स्पीड मानी, इनटू जो आप लोग का चेंज इन टाइम होगा, जो चेंज इन टाइम होगा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? स्पीड इनटू टाइम। सो ये अगर डिस्टेंस है एक जगह से दूसरी जगह, अगर आप लोग के इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ये अगर आप लोग का डिस्टेंस है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ स्पीड जो उनकी ड्रिफ्ट स्पीड है इनटू टाइम अगर मैं करूँ तो उन्होंने ये डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा। सही बात है, सही बात है, ये डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा। अगर ये डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल कर लिया है, अगर ये डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल कर लिया है, तो अगर मैं ये बोलूँ कि टोटल चार्ज कितना यहाँ से यहाँ मूव करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ने डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये एक इलेक्ट्रॉन ने। अब मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ठीक है, मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो हम लोग तो भाई कैपिटल एन से डिनोट कर देते हैं, हम लोग कैपिटल एन से डिनोट कर देते हैं। बट बेसिकली वो कैपिटल एन होता क्या है? वो कैपिटल एन होता है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे बेटा चार्ज डेंसिटी थी ना, जैसे चार्ज डेंसिटी थी, ठीक है, हम लोग ने पढ़ा था इतने एरिया में इतना चार्ज एक्यूमुलेट होगा, इतने लेंथ में इतना चार्ज एक्यूमुलेट होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वैसे ही बेटा इसको हम बोलते हैं नंबर डेंसिटी। कैपिटल एन डिनोट्स आप लोग का एक तरीके से नंबर डेंसिटी आप लोग का होता है, ठीक है। ये आप लोग का नंबर डेंसिटी होता है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अब बात ये है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग ने मान लिए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हम लोग स्मॉल एन मानते हैं। ध्यान से देखना है इस बात को, ठीक है। जो आप लोग का बेटा कैपिटल एन है वो आप लोग के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं कंडक्टर में ये बोलूँ कि इतने पार्ट में लेट सपोज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इतने पार्ट पे, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इतने हैं उतने पार्ट पे इतने ही है, इधर भी n है,
ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर आप लोग देखो ये 1 मीटर क्यूब मैंने लेट सपोज एरिया लिया, कितना लिया मैंने 1 मीटर क्यूब एरिया लिया, 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन्स है, इस 1 मीटर क्यूब में बेटा n इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ लेट द टोटल वॉल्यूम बी v, लेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर बी v। ठीक है, अगर 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन्स है तो v मीटर क्यूब में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n इंटू वी होंगे, एंड दिस n इंटू वी इज गिविंग मी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि ड्रिफ्ट कर रहे हैं। समझ में आई बात? ठीक है। अब बेटा ये n इंटू वी कैसे, हम लोग को पता है बेटा वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे एरिया इंटू हाइट से या एरिया इंटू लेंथ से। एरिया हम लोग को पता है बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू तो हम लोग को पता है, इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया की हम लोग को वैल्यू तो पता है, इंटू अब ध्यान देना, इंटू लेंथ, मुझे ये लेंथ चाहिए बेटा, क्योंकि ये तो पाई आर स्क्वायर हो गया लेट सपोज, क्योंकि एरिया से मैं डिनोट कर रहा हूँ। हम लोग को पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है एक सिलेंडर का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एल। एल क्या है, अभी अभी बात की थी बेटा, ये डिस्टेंस हम लोग कहाँ से ढूंढ सकते हैं, वी डी इंटू डेल्टा टी से, वी डी इंटू डेल्टा टी से। समझ में आ गया? तो ये आप लोग का बेटा क्या बन गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन गए। और अगर इसके चार्ज से आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर आप इसके चार्ज से आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप लोग को टोटल चार्ज एक्यूमुलेटेड मिल जाएगा। और अगर आप लोग को टोटल चार्ज मिल गया, ठीक है, अगर आप लोग को टोटल चार्ज मिल गया तो देन योर टोटल चार्ज कैन बी रिटन एज, आप लोग को फॉर्मूला पता है बेटा, ठीक है, I इज इक्वल टू, आप लोग को पता है Q बाई टी होता है, तो I इंटू डेल्टा टी विल बी इक्वल टू, अगर मैं टोटल चार्ज की बात करूं तो आप लोग का E इंटू एन इंटू ए इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी, तो ये डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, I इज इक्वल टू वी डी ई एन ए आ जाएगा बेटा, I इज इक्वल टू वीना, हम लोग लर्न करते थे ऐसे अपने बचपन में, वीना 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 वीना, I इज इक्वल टू वीना, ठीक है, I इज इक्वल टू वीना, ठीक है, वी डी ई एन ए, ठीक है, वी डी ई एन ए ऐसे करके हम लोग लर्न करते थे, तो I इज इक्वल टू वीना आया। तो ये चीज़ बेटा आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप लोग चाहो तो इसमें वी डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आप लोग को पता है माइनस, ये भी आप लोग का माइनस का साइन अगर आप लोग लगाते हो तो माइनस का साइन होगा, माइनस इसकी वैल्यू है माइनस ई टाउ बाय एम, अगर मैं हर चीज़ वेक्टर पे डालूँ तो, ठीक है, वेक्टर वाली चीज़ पे डालूँ तो, फिर इसका भी है माइनस का साइन तो ये प्लस बन जाएगा इंटू एन इंटू ए, ठीक है, तो ये आई का फॉर्मूला आ गया बेटा, ठीक है। तो आई की वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड वाई, और एक ई स्क्वायर हो जाएगा बेटा, इसका ई टाउ बाय एम और इसका एक ई, तो दोनों मिला के ई स्क्वायर ई टाउ एन ए डिवाइडेड बाय एम, ये आप लोग का आई का फॉर्मूला आ गया बेटा, ठीक है। अब अगर आप लोग को वही है v इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, v इज इक्वल टू आई आर, अब वही चीज़ है, इन्होंने ढूंढी है या नहीं, एक सेकेंड मुझे बस याद नहीं है, ये लोग को आर ढूंढना है, ठीक है। ये देखो बेटा ई स्क्वायर ए एम टाउ एन डेल्टा टी, डेल्टा टी डेल्टा टी आप लोग का यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई स्क्वायर ए टाउ बाय एम इंटू एन इंटू ई जो आप लोग का आ रहा है। अब इन्होंने अच्छा जे की वैल्यू पहले ढूंढी है, फिर इन्होंने किस किस की वैल्यू ढूंढी है, और आप लोगों ने इन्होंने सिग्मा की वैल्यू ढूंढी है, ठीक है, ये दोनों वैल्यू हम लोग को ढूंढनी है, ऑल राइट, ठीक है। तो v इज इक्वल टू आई आर भूल जाओ अभी के लिए बेटा, ठीक है। हम लोग को पता है बेटा करंट डेंसिटी J, करंट डेंसिटी J, तो I क्या था बेटा, I बाय ए इज इक्वल टू J होता है, ठीक है। तो बेटा इधर I बाय ए को नीचे लेके आ जाओ, तो J की वैल्यू क्या आ गई बेटा, J इज इक्वल टू ई स्क्वायर ई टाउ एन बाय एम, ठीक है, ये आप लोग का J बन गया। और हम लोग को नेक्स्ट बेटा फॉर्मूला पता है, क्या हम लोग ने फॉर्मूला सीखा था, याद करो याद करो याद करो याद करो, इधर ही है, नहीं मैंने इधर नहीं लिखा था, उस पर लिखा था, ठीक है। तो
यहाँ से हम लोगों ने एक चीज़ बोली थी बेटा कि I बाय ए ये आया था, J आया था, करंट डेंसिटी आया था, और ये हम लोग ने कहाँ से प्रूफ किया, याद करो, V इज इक्वल टू आई आर था, ठीक है, I इंटू आर की वैल्यू थी रो L बाय ए, ठीक है, ये V की वैल्यू थी। फिर हम लोगों ने क्या बोला था, I बाय ए को हम लोग J से डिनोट कर लेते हैं, सही बात है, J रो L इज इक्वल टू, फिर हम लोग ने बोलता है इधर E इंटू एल लिखते हैं, L से L कैंसिल आउट कर देते हैं, E इज इक्वल टू जे रो नाम दे देते हैं। तो यहाँ से बेटा E इज इक्वल टू जे रो मतलब E बाय जे इज इक्वल टू रो। तो J को इधर भेज रहा हूँ, बाकी सारी टर्म्स को उधर भेज रहा हूँ, मतलब M ऊपर जाएगा, डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर टाउ N कर दूंगा, तो E बाय जे आ जाएगा, जो कि मेरा हो जाएगा बेटा रो। और हम लोग को पता है 1 बाय रो इज इक्वल टू कंडक्टिविटी होता है, जो कि बन जाएगा ई स्क्वायर टाउ N बाय एम, ठीक है। तो ये अब आप लोग का, तो यहाँ से बेटा बहुत सारी चीज़ें हम लोग को पता लग रही है। एक पता लग रही है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग की होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होती है, वो सिर्फ रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करती है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को पता है वी हैव ऑफ कोर्स मेड एज अजम्पशन दैट टाउ एंड एन आर कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ वी शैल सी इन द नेक्स्ट डिस्कशन द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। और यहाँ से हम लोग को ये भी पता लग रहा है बेटा कि अगर मैं रो की वैल्यू देखूँ, रो इसका उल्टा होता है, तो रो आप लोग का मास ई स्क्वायर उस पर मतलब मटीरियल पर ही सब कुछ डिपेंड कर रहा है। कोई भी चीज़ आप लोग की यहाँ पर डिपेंड नहीं कर रही है कि भाई वो चेंज हो जाएगा किसी और की वजह से, भाई करंट की वजह से चेंज हो जाएगा कुछ की वजह से, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी जो होती है वो आप लोग की चेंज नहीं होती है, मटीरियल की सेम रहती है, ठीक है। तो बस यही था। अब हम लोग इसके बाद इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेटा। यहाँ पर लेते हैं पॉज एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट राउंड। चलो यार, अब एग्जाम्पल 3.1, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ अ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर। तो वी डी ढूंढना है आप लोग को, ठीक है। ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया दिया हुआ है, वी डी वी ना लगेगा, वी डी इज इक्वल टू ई एन ए, ठीक है। एरिया आप लोग को दिया हुआ है बेटा, कैरिंग अ करंट आई दिया हुआ है, ठीक है। आई इज इक्वल टू वी डी ई एन ए से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। assume that each copper atom contributes roughly 1 conduction electron, the density of copper is this। तो भाई डेंसिटी दी हुई है, एटॉमिक मास दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है, एटॉमिक मास दिया हुआ है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस बात पर। डेंसिटी दी है, एटॉमिक मास दिया है, भाई कहीं से वॉल्यूम मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा तो चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगी, ठीक है। कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड obtained above with thermal speed of copper atoms at ordinary temperature, speed of propagation of electric field along the conductor which causes the drift motion, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है यार, इस चीज़ को हम लोग फटाफट से कैलकुलेट करेंगे, ज़्यादा दिमाग अपने को लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो रुक जाओ ना, इसको तो सीधा यहीं कैलकुलेट कर लेंगे। अरे यार लेकिन डेटा बार बार देखना पड़ेगा, शिट, नहीं उधर ही फिर कैलकुलेट करते हैं, डेटा बार बार देखना पड़ेगा इसके अंदर। चलो तो बेसिकली बेटा मेरे पास क्या क्या डेटा दिया हुआ है, मुझे एरिया दिया हुआ है, ठीक है। ए इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻⁷। अच्छा हम लोग को पता है आई डिवाइडेड बाई ई एन ए विल बी गिविंग मी वी डी, ठीक है, ये चीज़ मुझे पता है, ठीक है। अब बात बस इतनी सी है कि ये जो होता है ना बेटा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम होता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हम लोग को इतना पता है कि 63.5 में इसके अंदर आप लोग के हम लोग को देखो ये चीज़ बस आप लोग को ध्यान में रखनी है कि एक मोल के अंदर Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक मोल के अंदर Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सही बात है कि नहीं, पक्की वाली बात है ना, ठीक है। तो अब ये चीज़ को यूज़ करके बस हम लोग को हर चीज़ कैलकुलेट करने, Na को ऐसे लिख लेते हैं, नहीं तो वो Na कहीं सोडियम ना दिख जाए आप लोग को। तो खुद सोचो, मेरे पास डेंसिटी है बेटा, मेरे पास बेटा मास है, तो मुझे वॉल्यूम पता लग जाएगी, तो वॉल्यूम कैसे होती है बेटा, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, आप लोग की वॉल्यूम होती है, ठीक। अब थोड़ा सा अपन को यार क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करें।
मुझे n की वैल्यू, a की वैल्यू, e की वैल्यू, i की वैल्यू आप लोग को और दी हुई है 1.5 एम्पियर। अब बस मुझे n की वैल्यू ढूंढनी है। n क्या होता है? n होता है बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मुझे ये पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स आप लोग के पास है, अगर आप लोग के पास इतनी, अगर आप लोग के पास वॉल्यूम है तो। ठीक है, एक मीटर क्यूब में आप लोग को पता है इतने ग्राम, इतने केजी आप लोग का मास है, यह आप लोग को पता है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में आप लोग को पता है कि 9 × 10 की पावर 3 केजी आप लोग का मास है, या फिर × 10 की पावर 3 और कर दो तो ग्राम आप लोग का मास है। समझ में आया? इतने तो x मीटर क्यूब में अगर मैं बात करूँ 63.5 की, ठीक है, 63.5 की, तो कितने में 63, कितने वॉल्यूम के अंदर आप लोग का 63.5 ग्राम होगा? अगर ये चीज़ मुझे ढूंढनी है तो बेटा मैं कैसे ढूंढूंगा? आप लोग को पता है मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब बेटा थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। अब मुझे एक चीज़ पता है बेटा, 63.5 में एन ए नंबर ऑफ आप लोग का क्या है, एटम्स होते हैं। ठीक है, एन ए नंबर ऑफ एटम 63.5 ग्राम्स पे होते हैं, तो 9 × 10 की पावर 6 पे कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ एटम्स आप लोग के पर यूनिट वॉल्यूम अगर आप लोग को निकालना है तो वो आपको कितने हो जाएंगे? 9 × 10 की पावर 6 × Na होल डिवाइडेड बाय 63.5। समझ में आया? हमें पता है 63.5 में Na नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो 1 मीटर क्यूब दैट इज इतने ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? यूनिटरी मेथड, वहाँ से बेटा कैलकुलेट हो गया नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम आप लोग का यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। सब कुछ बेटा अब डाल देना, आप वैल्यू आप लोग के पास आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही घटिया है ये भाई, कटेगा ही नहीं है। एक बार चेक कर ले बस अपना हाथ से फटाफट से। हाँ ठीक है, देख लो एक सेकेंड। 1.5 डिवाइडेड बाई ई डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई एन, एन ढूंढना था, एन चेक करना है अपने का, एन ठीक है अपना, बस। ठीक है, तो ये आप लोग की वैल्यू आ जाएगी बस। अब ये बेटा ये सब भूल जाओ, ये सब क्या लिखा हुआ है ये सब भूल जाओ। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, इन एग्जाम्पल 3.1 द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज एस्टिमेटेड टू बी ओनली अ फ्यू mm/s फॉर करंट्स इन द रेंज ऑफ अ फ्यू एम्पियर्स। हाउ देन इज करंट एस्टैब्लिश ऑलमोस्ट द इंस्टेंट अ सर्किट इज क्लोज। तो जब आप लोग का सर्किट क्लोज होता है तो सिंपल सी बात है कि शुरुआत में आप लोग को एक पुश लगती है, लेकिन उसके बाद बेटा एक स्टेडी स्टेट करंट आप लोग का चलता रहता है, क्योंकि जब आप लोग का सर्किट क्लोज होता है तो आप लोग का पूरे टाइम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड रहता है, जिसकी वजह से आप लोग के इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह विद अ हाई स्पीड मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं बेटा इसका आंसर क्या लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू आउट द सर्किट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली विद द स्पीड ऑफ लाइट, कॉजिंग एट एवरी पॉइंट अ लोकल इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ करंट डज नॉट हैव टू वेट फॉर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर ट्रैवलिंग टू द अदर एंड, हाउएवर इट डज टेक अ लिटिल वाइल फॉर द करंट टू रीच इट्स स्टेडी वैल्यू। तो हल्का सा सेकंड लगता है, वो जो पिंच ऑफ टाइम होता है कि भाई अब आपने एक्सेलरेट किया, पर जैसे ही आपने एक्सेलरेट करवा दिया उसके बाद फिर स्टेडी स्टेट वैल्यू आ जाती है, क्योंकि आप लोग के दोनों एंड पर पोटेंशियल अप्लाइड होता है। ठीक, नेक्स्ट ये सारे क्वेश्चन बेटा मतलब एज सच कहीं आते नहीं है। द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेज, ये वाला जो नेक्स्ट है ये शायद इन चार में से कोई एक जहाँ तक मुझे याद है आपके प्रीवियस ईयर है। ठीक है, एक सेकेंड ना, चलो। तो द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेज ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, बट फोर्स शुड कॉज एक्सेलरेशन। व्हाई देन डू द इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर अ स्टेडी एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। तो स्टेडी एवरेज शुरुआत में तो एक्सेलरेशन ही होती है, उसके बाद वो लोग स्टेडी एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड होती है। ईच फ्री इलेक्ट्रॉन डज एक्सेलरेट
इंक्रीजिंग इन ड्रिफ्ट स्पीड, बट उसके बाद वो आप लोग की स्टडी, इट कोलाइड्स विद द पॉजिटिव आयन ऑफ द मेटल, इट लूजेज इट्स ड्रिफ्ट स्पीड आफ्टर कोलिजन बट स्टार्ट्स टू एक्सेलरेट एंड इंक्रीजेज इट्स ड्रिफ्ट स्पीड अगेन ओनली टू सफर अ कोलिजन अगेन. ऑन द एवरेज देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर ओनली अ ड्रिफ्ट स्पीड, क्योंकि बार बार कोलिजन होता आता है, बार बार उनकी स्पीड कम हो जाती है, बार बार फिर एक्सेलरेट करते हैं, तो हम लोग ये बोलते हैं कि भाई एक सर्टेन ड्रिफ्ट स्पीड है उन लोग के पास. ठीक है. इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल एज द इलेक्ट्रॉन चार्ज इज स्मॉल, हाउ कैन वी स्टिल ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट. तो भाई स्मॉल डिवाइड बाय स्मॉल आप लोग का लार्ज होता है, ये हम लोग ने बात की थी. ठीक है. कहाँ पर भी बात की थी, इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी लिमिट एफ क्यू टेंडिंग टू जीरो एफ बाई क्यूब है. ठीक है. सिंपल, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी इज एनॉर्मस, बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी वजह से ये वैल्यू बहुत बढ़ के आ जाती है. When electrons drift in a metal from lower to higher potential, does it mean that all free electrons of the metal are moving in the same direction? ज़रूरी नहीं है. ठीक है. तो जब जब आपस में टकराएंगे तो उन लोग की वेलोसिटीज़ एक जगह से दूसरी जगह चेंज इन डायरेक्शन होती रहेगी. आर द पाथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन्स बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन विद द पॉजिटिव आयंस ऑफ द मेटल, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, येस दे विल बी स्ट्रेट लाइन, बट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा ये हम लोग को थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा और फिर हम लोग को पता लगेगा कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा क्या होता है कि भाई पाथ्स आप लोग के चेंज होते हैं. थोड़ा टाइम मतलब कुछ दिन रुकने पड़ेंगे आपको ये चीज़ जानने के लिए. ठीक है. मोबिलिटी. As we have seen, conductivity arises from mobile charge carriers. In metals, these mobile charge carriers are electrons. In an ionized gas, they are electrons and positive charged ions. In an electrolyte, these can be both positive and negative ions. ठीक है. तो ये हम लोग को पता है, सॉलिड कंडक्टर्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में वी टॉक अबाउट, बट आप लोग का इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों. एन इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इज द मोबिलिटी म्यू डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. सो म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई. द एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज मीटर स्क्वायर अपॉन हाँ. द एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट. आप लोग का वोल्ट सेकेंड होता है. एट इज 10⁴ ऑफ द मोबिलिटी प्रैक्टिकल यूनिट्स. ठीक है. मोबिलिटी इज पॉजिटिव एंड आप लोग का म्यू क्या होता है बेटा, मोबिलिटी वी डी डिवाइडेड बाई ई होता है. वी डी की फॉर्मूला लिखो, ए ई टाउ बाई एम लिख दो. ठीक है. तो वहाँ से आप लोग ई से अगर डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो आप लोग का, ठीक है, तो ये आप लोग का आ जाएगा ई टाउ बाय एम से, ये आप लोग का कैंसिल, ई टाउ बाय एम आ गया. ठीक है. चलो अब हम लोग को बेटा लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, बस 2 ही टॉपिक और बचे, फिर आप लोग का ये पार्ट खत्म हो जाएगा एंड आज का लेक्चर भी ख़त्म हो जाएगा. कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ बता देना. इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट. ठीक है. काफ़ी आसान है ये सारी चीज़ें. प्रूफ मैंने आप लोग को हर एक चीज़ का बताया है, क्यों कैसे क्या होता है वो भी सब बता दिया है, क्वेश्चन भी बता दी. तो मेरे हिसाब से दैट इज़ मोर दैन सफिशिएंट फॉर दिस चैप्टर एंड इसके क्वेश्चंस भी बहुत जल्दी लेके आऊँगा बेटा. लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ. ऑल्दो ओम्स लॉ हैज़ बीन फाउंड वैलिड over a large class of material, there do exist materials and devices that do not follow Ohm's law. ठीक है. The deviation broadly are one or more of the following. V ceases to proportional to I. ठीक है. ceases मतलब लगता है कि भाई है, लेकिन उसके बाद आगे चले जाते हैं. द डैश लाइन रिप्रेजेंट द लीनियर ओम्स लॉ. द सॉलिड लाइन इज द वोल्टेज V वर्सेस करंट I फॉर अ गुड कंडक्टर. तो पहले वो फॉलो कर रहा होता है, फिर हल्का सा डेविएट हो जाता है. द रिलेशन बिटवीन V एंड I डिपेंड्स ऑन द साइड ऑफ V. इन अदर वर्ड्स, इफ I इज द करंट फॉर अ सर्टेन V, then reversing the direction of V, keeping its magnitude fixed, does not produce a current in the same magnitude as I in the opposite direction. This happens in the example of a diode. ये आप लोग का ग्राफ है बेटा. ये कैसे होता है ये भूल जाओ अभी के लिए, बस स्कूल लेवल के लिए अभी के लिए बस ये लर्न कर लेना. जैसे ही हम लोग का डायोड वाला चैप्टर खत्म होगा आप लोग को बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये ऐसा ग्राफ क्यों आता है. ठीक है. ये आप लोग का फॉरवर्ड बायस है, ये आप लोग का रिवर्स बायस का ग्राफ है. सारी चीज़ें आप लोग को कंसिडर में पता लग जाएगा कि क्या होता है. नोट द डिफरेंट स्केल फॉर नेगेटिव एंड पॉजिटिव. तो हाँ, ये भी आप लोग को पता लगेगा कि यहाँ पर आप लोग का करंट
माइक्रो में क्यू होता है और वहाँ पर मिली में क्यू होता है, ठीक है। फिर ये आप लोग का वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज फॉर गैलियम आर्सेनिक, ठीक है। ऐसे जाता है, पहले स्ट्रेट जाता है, फिर उसके बाद नॉन लीनियर कर्व, फिर नेगेटिव रीजन, फिर उसके बाद वापस पॉजिटिव। द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई इज नॉट यूनिक, देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ वी फॉर द सेम करंट, a material exhibiting such behavior is GAS, ठीक है। देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ V फॉर द सेम करंट। तो इस पर भी और इस पर भी आप लोग देख सकते हैं, दो वैल्यूज़ आप लोग को V की मिल रही है, बट करंट आप लोग का सेम है, जो कि एक्चुअली में पॉसिबल सिर्फ गैलियम आर्सेनिक वाले में होता है। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत आप लोग को रट्टा मारनी है, बोर्ड्स लेवल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, थियोरेटिकल क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेटा इंपॉर्टेंट है ये जो अभी मैंने आप लोग को बताया है, ठीक है। Materials and devices not obeying Ohm's law in the form of are actually widely used in electronic circuit. In this and a few subsequent chapters we will be studying about them, ठीक है। Resistivity of various materials, the materials are classified as conductor, semiconductor, insulator। ये बेटा क्लास 10th में भी आप लोग को पता था, डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टिविटी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू। कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी आप लोग की कम होती है, सही बात है कि नहीं, और इंसुलेटर्स की आप लोग की बहुत हाई रहती है, ठीक है। मेटल्स हैव लो रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10 की पावर -8 ohm meter to 10 की पावर -6 ohm meter. At the other end are insulators like ceramic, rubber and plastics having resistivities 10 to the power 18 times greater than metals or more. In between the two are the semiconductors. These however have resistivities characteristic decreasing with the rise in temperature. ये लाइन बेटा इतनी बाप इंपॉर्टेंट लाइन है कि काफ़ी बार पूछी गई है, जेई में भी पूछी गई है, आप लोग देखोगे इसका एक क्वेश्चन पूछा गया है, प्लस ये बोर्ड्स में तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स कैन बी डिक्रीज बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सूटेबल इंप्योरिटीज़। ये कैसे होता है ये तो हम लोग सीखेंगे सेमीकंडक्टर चैप्टर में, बट ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि हैव रेजिस्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीजिंग विद अ राइज इन टेम्परेचर। तो वैसे तो हम लोग बोलते हैं भाई ये रेजिस्टिविटी एज सच कोई डिपेंडेंसी नहीं है, बट अब हम लोग जब डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर देखेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी भी बढ़ रही है, ठीक है। अभी 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 ये सारी चीज़ें भी देखेंगे हम लोग, बट इसके अंदर थोड़ा उल्टा हो जाता है, ठीक है। देखो द रेजिस्टिविटी, ये देख रहा, अब देखो रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टिविटी बढ़ती गई, रेजिस्टिविटी ऑफ निक्रोम लीनियरली बढ़ती है, बट वहीं पर रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर आप लोग की टेम्परेचर बढ़ने से बल्कि रेजिस्टिविटी घट जाती है। तो ये तीन भी बेटा बहुत बार बोर्ड्स में पूछे गए, स्पेशली जेई के अंदर भी पूछे गए हैं, ठीक है। ये तीन आप लोग को एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, कॉपर या फिर कंडक्टर, निक्रोम एंड आप लोग का डायोड या फिर मतलब सेमीकंडक्टर्स बेसिकली, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला बेटा दिया हुआ है, ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है जैसे हीट कैपेसिटी वाले चैप्टर्स में, थर्मल प्रॉपर्टीज़ वाले चैप्टर में आप लोग का था, डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। जिसको याद है वेरी वेरी गुड। मैं आप लोग को बस ये एक फॉर्मूला ऐसे लिखवा रहा हूँ बेटा, वो याद आप लोग को रखना है, डेल्टा रो डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, बस इतना याद रख लो, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। नाउ हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दिस इज आप लोग बोल सकते हो रो इनिशियल, ठीक है, दिस इज रो इनिशियल, दिस इज रो फाइनल माइनस रो इनिशियल, ठीक है। अल्फा इज ये आप लोग को याद रखना है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये यहाँ पर लिखा हुआ होगा ऑफ रेजिस्टिविटी, यस देखो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज अल्फा। वहाँ पर आप लोग का अगर आप लोग को याद हो लीनियर एक्सपेंशन वाला था, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से आप लोग को पता होगी। हाँ ये तो उसको पता होगी ना जिसने 11th पढ़ी हुई है, सही बात है कि नहीं। हाँ यार ये तो मैं भूल ही गया, यहाँ पर तो वो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको नहीं आती ये सारी चीज़ें, ठीक है, इसलिए तो इतना स्लो मैं बता रहा हूँ हर एक चीज़ को, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यार, मेरी भी यही हालत थी, मुझे तो किसी ने अगर पढ़ाई होती वापस 11 तो आज मैं खुद IIT बैठा होता यार, ठीक है। IIT क्या फाड़ देता मैं ऑल इंडिया रैंक में, मतलब अगर वो लास्ट के 2 महीने पढ़ करके मैं 7,000 लेकर के आया हूँ, ठीक है, और वो भी उस टाइम पर जब इतना टफ पेपर था। अगर पेपर के लेवल थोड़ा सा भी इजी होता या फिर मैंने फिज़िक्स थोड़ी सी और पढ़ी हुई होती और मुझे 11 थोड़ी सी, मैं पता नहीं कितने नंबर लेके आता भाई, और मैं आज कहाँ बैठा होता मुझे भी नहीं पता, शायद मैं पढ़ा भी नहीं रहा होता, ठीक है।
तो ये चीज़ बस याद रखती है आप लोग को, ये हो गया, ये हो गया, और डेल्टा टी मतलब वही टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। और टी इनिशियल पर रो इनिशियल होगा, टी फाइनल पर रो फाइनल होगा, बस ये चीज़ वैल्यू आप लोग को ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं बेटा इसका। अ टिपिकल डिपेंडेंस इज शोन, ठीक है। ये अब लोग ने बात कर ली थी। रो दस डिपेंड्स इनवर्सली बोथ ऑन द नंबर एन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड ऑन द एवरेज टाइम tau between collision. As we increase temperature, average speed of the electrons which act as the carriers of current increases, resulting in more frequent collisions. The average time of collision tau thus decreases with temperature, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को पता है। ये आप लोग को यहाँ पर इन्होंने डिपेंडेंसी दी हुई है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एवरेज स्पीड तो आप लोग की बढ़ जाएगी, विच एक्ट एज द कैरियर्स इंक्रीजिंग रिजल्टिंग इन मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन। धक्का मुक्की बहुत ज़्यादा होगी जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, द एवरेज टाइम ऑफ द कोलिजन 10 डिक्रीजेस और आप लोग का रो बढ़ता जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से आप लोग का टाउ आप लोग का घटता जाएगा, जिसकी वजह से आप लोग का रो बढ़ता जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में दे सकते हैं। इन अ मेटल एन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर टू एनी अप्रिशिएबल एक्सटेंट एंड दस द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टाउ विद राइज इन टेम्परेचर कॉजेज रो टू इंक्रीज, ठीक है। इन कंडक्टर्स ये जो एन की वैल्यू होती है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती, लेकिन सेमीकंडक्टर्स में यही चीज़ उल्टी होती है भाई। सेमीकंडक्टर्स में ही मैंने तो पढ़ा हुआ है पूरा इसी, तो मैंने सेमीकंडक्टर्स में किया है भाई, पूरे टाइम टेम्परेचर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना बेटा, लिखा हुआ होगा पक्का, फॉर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर एन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, दिस इंक्रीजेज मोर देन कंपेंसेट्स एनी डिक्रीज इन टाउ, सो दैट फॉर सच मटीरियल रो डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। तो एन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना बेटा टेम्परेचर की वजह से, वो हम लोग सीखेंगे। शायद 12th में इतना नहीं है, बट मैं अपनी तरफ से जितनी नॉलेज तुम्हें इम्पार्ट कर पाऊँगा उसके अंदर वो ऑब्वियसली दूंगा। इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि होता ये है कि आप लोग का जो टाउ की वैल्यू है वो भाई उसके घटने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एन की वैल्यू बहुत हाई अमाउंट में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप लोग का ओवरऑल डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब आप लोग का रो घट जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा इनटू इम्पोर्टेंस। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे एंड आर टॉपिक इज़ ओवर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तो बेटा बहुत बार आया है, ये आप लोग देखोगे कि आप लोग के नीट में आया हुआ है या फिर आप लोग का जेई में आया हुआ है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन एंड देन आर लेक्चर विल गेट ओवर। एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेज निक्रोम फॉर इट्स हीटिंग, ठीक है। where a negligibly small current passes through it, its resistance at room temperature is found to be this. When the toaster is connected to 230 volt supply, the current settles after a few seconds to a steady value of 2.68 ampere. What is the steady temperature of the nichrome element? The temperature coefficient of resistance of nichrome average over the temperature range इतना। तो अब बेटा आप लोग को यहाँ पर ये चीज़ समझनी है। हम लोगों ने एक रिजल्ट ये पढ़ा, डेल्टा रो डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। ये सेम रिजल्ट बेटा यहाँ पर भी वैलिड होता है, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। क्योंकि हम लोग को पता है ना, अगर मैं सिंपली बात करूँ, रो की जगह क्या लिख सकता हूँ, आर ए बाय एल, तो वो ए बाय एल आप लोग के जो भी होंगे वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये सेम चीज़ बन के आ जाएगी। तो बस जब आप लोग का स्टार्टिंग में इट्स रजिस्टर एट रूम टेम्परेचर आप लोग का 75.3 है, तो 27 डिग्री सेल्सियस पर आप लोग का आंसर, ठीक है। डेल्टा टी मतलब टी फाइनल माइनस 27 डिग्री डेल्टा टी हो गया, ठीक है। मैं मान रहा हूँ इनिशियल टी नॉट में मान रहा हूँ, ठीक है। अब बचा बेटा डेल्टा टी, ये मेरा आ गया। डेल्टा आर मुझे ढूंढना है, तो वो हो जाएगा आर एफ माइनस आर नॉट। आर नॉट आप लोग को दिया हुआ है बेटा, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है 75.3, आर फाइनल 230 वोल्ट का सप्लाई है, 2.68 है मेरा बेटा, ठीक है। तो क्या बेटा V इज इक्वल टू आई आर, V बाय आई इज इक्वल टू आर, कैलकुलेट नहीं कर सकते हो ना। तो इन्होंने करके दिया है, हाँ भाई इन्होंने करके दिया है 85.8। तो डेल्टा आर की वैल्यू आ गई बेटा, अल्फा की वैल्यू दी हुई है, सीधा सब्सटीट्यूट बार डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, सब्सटीट्यूट बार तेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। काम खत्म। ये देखो डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स डेल्टा टी,
समझ में आई बात? बस ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है, ठीक है। बेटा बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये मैं पहले ही बताता हूँ, यहाँ पर सेल्सियस इन्वर्स लिखा है तो मैं जो टेम्परेचर लूँगा वो कंसिडरिंग सेल्सियस लूँगा। अगर यहाँ पर केल्विन इन्वर्स लिया होता तो मैं जो टेम्परेचर्स लेता अकॉर्डिंगली केल्विन के लेता। बस ये चीज़ ध्यान रखना, कहीं ऐसी फुद्दू सी मिस्टेक मत करके आ जाना, ठीक है। बस ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि आंसर में केल्विन और सेल्सियस अकॉर्डिंगली दिया हुआ होगा बेटा, और कोई बात नहीं है, ठीक। तो ये फुद्दू वाली गलती मत करना। चलो इसमें भी सेम चीज़ है बेटा, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लैटिनम वायर ऑफ अ प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट द आइस पॉइंट। आइस पॉइंट क्या होता है बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आइस पॉइंट क्या होता है आप लोग का? 0 डिग्री सेल्सियस, एंड एट स्टीम पॉइंट दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर है, 100 डिग्री सेल्सियस पर है, डेल्टा टी हो गया 100 माइनस 0, ठीक है। व्हेन द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन अ हॉट बाथ द रेजिस्टेंस। ये तो बेटा ऐसा क्वेश्चन है, या तो नीट में आया हुआ है या जेई में डायरेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है, चेंज भी नहीं किया था उन्होंने। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है बेटा कि आप लोग का 0 डिग्री सेल्सियस पर आप लोग का जो वो है 5 ओम है, 100 डिग्री सेल्सियस पर आप लोग का बेटा 5.23 है। द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लैटिनम वायर, एक टी डिग्री पर आप लोग का, टी डिग्री सेल्सियस पर आप लोग का आंसर 5.795 ओम है। कैलकुलेट द टेम्परेचर, मुझे टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करूंगा बेटा? इधर अल्फा भी नहीं है तो मैं क्या करूंगा बेटा? बेसिक प्रिंसिपल लगाऊंगा, पहले मैं इन दोनों का वो लगाऊंगा। सो डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। इस बार मैं पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ। डेल्टा आर बेटा इन दोनों को माइनस कर, 0.23 डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू 5 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी 100 माइनस 0 दैट इज 100, ठीक है। नेक्स्ट में बेटा अब इन दोनों में लगा दे, ये डेल्टा आर करेगा तो 0.795 होल डिवाइडेड बाय बेटा 5 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स टी बाई द 0 दैट इज टी। दोनों को डिवाइड मार दे, 5 से 5 तेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा से अल्फा तेरा कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, सीधा आएगा 0.23 डिवाइडेड बाय 0.795 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय टी। यहाँ से तेरा टी आ जाएगा, देख ले 0.795 डिवाइडेड बाय 0.23 इंटू 100, वही तेरा टी की वैल्यू आ रही है, तो टी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज इट। आज के लेक्चर में से बेटा इतना ही है, ज़्यादा टाइम आप लोग का लुका नहीं, बस इतना ही पढ़ा रहा था। आप लोग का ये खत्म हो गया, कल आप लोग का चैप्टर खत्म कर दूंगा, ठीक है। काफ़ी बड़ा इसके बाद इसका पार्ट बचा है, काफ़ी उसके क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसके बाद सीधा जेई के क्वेश्चन लेकर के जाऊँगा और आप लोग को आरसी करवा करके पूरे 3 चैप्टर आप लोग के खत्म हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।